Apart from this, the next topic that we are doing is professional ethics. Professional ethics को हम डिटेल में और पढ़ेंगे इंटर में। तो प्रोफेशनल एथिक्स क्या होता है? प्रोफेशनल एथिक्स का मतलब हुआ बच्चों कि वो एथिक्स या वो प्रिंसिपल्स, वो वैल्यूज़ जो किसी प्रोफेशनल पर्सन को पूरी करनी होती है। अब ना मैं बच्चों इसका सीधा एक केस लॉ आपको समझाता हूँ, उससे आपको अपने आप समझ आ जाएगा। नॉर्मली प्रोफेशनल एथिक्स क्या कहता है? आपकी जो प्रोफेशनल वैल्यू है, प्रोफेशनल वैल्यूज़ हमेशा उसके लिए काम करना है और हमेशा क्लाइंट के भले के लिए काम करना है, कि क्लाइंट का भला हो जाए, इसलिए काम करना है। बट प्रैक्टिकली होता क्या है कि दोनों में से ना सिर्फ एक ही चीज़ हो सकती है। देखो केस लॉ है, अब आप समझना। एक तरफ मेरा प्रोफेशनल एथिक्स कहता है कि आप अपने क्लाइंट को अच्छे से सर्व करोगे, दूसरी तरफ मेरा प्रोफेशनल एथिक कहता है कि भाई आप जो भी काम करोगे वो ऑनेस्टली करोगे, कभी कुछ गलत नहीं करोगे। अब आप देखो कि जब मैं प्रैक्टिस करता हूँ तो मेरे पास सिचुएशन ऐसी होती है, मेरे पास नहीं, एक XYZ एक कॉस्ट अकाउंटेंट है, एक CMA है, उसके पास सिचुएशन ऐसी आ जाएगी कि ही विल बी इन प्रोफेशनल डिलेमा, सॉरी नॉट प्रोफेशनल, ही विल बी इन एन एथिकल डिलेमा। एथिकल डिलेमा मतलब होता है बच्चों दो राहें, कि दो ऑप्शन उसके पास होंगे और उसे दोनों ही सही लग रहे होंगे। अब एथिकली कौन सा सही है कौन सा गलत है ये कैसे पता चले? एंड वंस अगेन बच्चों, एथिकल डिलेमा में है तो दो ऑप्शन होंगे, वो जो भी ले ले डिसीजन वो सही हो जाएगा। सो अभी हम कर रहे हैं एथिकल डिलेमा इन प्रोफेशनल एथिक्स, फिर मैं करूँगा एथिकल डिलेमा इन बिजनेस एथिक्स। ये भी केस लॉ आता है इसका भी, एथिकल डिलेमा इन बिजनेस एथिक्स। बट आप बहुत ज़्यादा डीपली इसमें फाउंडेशन के बच्चों को जानने की ज़रूरत नहीं है, बट इंटर और फाइनल के बच्चे बहुत ज़्यादा इसमें डीपली जाने की ज़रूरत है, क्योंकि केस लॉ आपके एग्ज़ाम में आता है। तो आप बस समझने के लिए कि मैं क्या बताना चाहता हूँ, प्रोफेशनल एथिक्स क्या होते हैं। अब प्रोफेशनल एथिक्स कह रहे हैं कि भैया आप अपना काम सच्चाई से अच्छाई से क्लाइंट के फ़ायदे के लिए करो, लेकिन प्रैक्टिकली आपको पता है कि क्लाइंट ने कुछ गड़बड़ की हुई है, और मोस्टली हर बड़ी कंपनी गड़बड़ करती है। बिना बड़ी गड़बड़ों के कंपनी बड़ी बन ही नहीं सकती। ये नॉर्मल सा सिंपल सा रूल है कि कुछ ना कुछ तो आपको आगे पीछे फर्जी काम करने पड़ते हैं। अब अगर फर्जी काम एक कंपनी ने किया है, सोचो बच्चों X एक कॉस्ट अकाउंटेंट है, उसके क्लाइंट ने फर्जी काम किया है। अब X फंस गया, क्योंकि X के प्रोफेशनल एथिक्स कहते हैं कि भाई तुम अपने क्लाइंट को अच्छे से सर्व करो, चाहे जो भी हो जाए अपने क्लाइंट का साथ निभाओ। और दूसरा एथिक कहता है कि कुछ गलत मत करो। अब अगर वो क्लाइंट का साथ देता है तो वो गलत करेगा, और अगर वो क्लाइंट का साथ नहीं देता है तो उसका जो पहला एथिक का कि क्लाइंट को हमेशा सर्व करना है वो पूरा नहीं होता। हो गया एथिकल डिलेमा, दो राहें हो गई कि भाई क्लाइंट के साथ जाऊं या ना जाऊं। तो अगर आप क्लाइंट के साथ जाते हो तो आप तो भी ठीक हो, अगर आप उसके साथ नहीं जाते आप तो भी ठीक हो। सो दिस इज कवर्ड इन प्रोफेशनल एथिक्स। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज बिजनेस एथिक्स। सबसे पहले प्रोफेशनल एथिक्स फाउंडेशन के बच्चों के लिए उतना नहीं है, लेकिन प्रैक्टिसिंग इंटर और फाइनल के लिए बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा है। अभी इसे और डिटेल में हमें पढ़ना है। खैर, बिजनेस एथिक्स। नाउ वंस अगेन एथिक्स मीन्स प्रिंसिपल्स, मोरल्स, वैल्यूज़, एथिक्स। अब ये एथिक्स जब बिजनेसमैन को या किसी बिजनेस को फॉलो करने होते हैं तो आपको एक वर्ड याद रखना है बच्चों। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो आज के बाद आप इस वर्ड को कभी मत भूलना। स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स कौन होता है? स्टेक मतलब होता है इंटरेस्ट, होल्डर्स मतलब जो रखने वाला है। तो किसी के पास भी अगर बिजनेस से रिलेटेड किसी भी टाइप का इंटरेस्ट होगा तो उसे हम बोलते हैं ही और शी इज स्टेक होल्डर इन बिजनेस। अब जिसने बिजनेस में पैसा लगाया, ओनर, क्या उसका बिजनेस में इंटरेस्ट है? ऑफ कोर्स, तो वो भी स्टेक होल्डर है, एंड वो शेयर होल्डर भी है। तो कंफ्यूज मत होना शेयर होल्डर और स्टेक होल्डर में। शेयर होल्डर भी स्टेक होल्डर होता है। क्रेडिटर, जिसने बिजनेस को उधारी पे दिए, वो भी होता है। कस्टमर, वो भी होता है। पब्लिक, वो भी होती है। उसके बाद जितने भी लोग हो गए, मैनेजमेंट हो गया, एम्प्लॉई हो गए, ये सब लोग स्टेक होल्डर्स होते हैं। सो आपको बिजनेस एथिक्स कहते हैं कि भाई हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सबके साथ अच्छा होता रहे, सबका फ़ायदा होता रहे, और सब लोग लाइफ में आगे ग्रो करते रहें। किसी भी बिजनेस को एथिकली कभी कुछ भी गलत नहीं करना। किसके साथ? स्टेक होल्डर्स के साथ। बट प्राइमरीली कहता है कभी भी
किसके साथ? कंज्यूमर के साथ कुछ गलत मत करना, क्योंकि कंज्यूमर इज़ द किंग ऑफ मार्केट। अगर किसी के साथ कुछ गलत किया, ऊपर नीचे चीज़ें हो जाती है, बट अगर कस्टमर के साथ कुछ गलत किया ना, तो उसके लॉन्ग टर्म डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। इसीलिए अपने बिजनेस को इतने अच्छे से करो, सच्चाई से करो। एक चीज़ याद रखना बच्चों, अगर बिजनेस में सच्चाई होगी ना, तो बिजनेस बहुत स्लोली ग्रोथ करेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ग्रोथ करता जाएगा, करता जाएगा, करता जाएगा। वहीं अगर बिजनेस चालबाजी, जालसाजी से अगर चलेगा, तो वो शॉर्ट टर्म में बहुत ऊपर आ जाएगा, बट लॉन्ग टर्म के लिए वो बिजनेस सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। शॉर्ट टर्म में फ्रॉड करके पैसे कमाना चाहता था विजय माल्या, कहाँ है आज उसका बिजनेस? कहाँ है किंगफिशर एयरलाइंस? कहीं पे नहीं है। दूसरा हो गया टाटा। हमेशा कहते हैं कि सबसे अच्छा बिजनेस या सबसे एथिकली जो बिजनेस करने वाली एक कंपनी है, दैट इज टाटा। इसीलिए कोई भी प्रोडक्ट हो ना, तो हम टाटा पे आज भी आंख मूंद के भरोसा करते हैं कि भाई इसने कस्टमर के लिए कुछ भी बनाया होगा वो अच्छा ही होगा, गलत हो ही नहीं सकता। वो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट होगा एंड चीज़ें आपको उससे सस्ती मार्केट में अवेलेबल होगी, बट स्टिल यू विल गो फॉर टाटा। क्यों? क्योंकि उसने अपनी ब्रांड लॉयलिटी ऐसी बना रखी है, लोग इतना ज़्यादा लॉयल है टाटा की तरफ, क्योंकि टाटा ने आज तक इतना एथिकली बिजनेस किया है। सो बिजनेस एथिक्स मीन्स कि अपना बिजनेस इतना एथिकली करना कि लोग आपको ट्रस्ट करें। याद रखना, जो पर्सन जितना ज़्यादा एथिकल होता है उसको लोग उतना ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल श्री राम, रामायण में श्री राम, उनसे बड़ा कोई एथिकल व्यक्ति इस दुनिया में हुआ ही नहीं है आज तक। तो श्री राम को हर इंसान बहुत पॉजिटिवली लेता है और बहुत पॉजिटिव एग्जाम्पल्स उनसे लेता है, सीखता है, एंड सब लोग श्री राम पे भरोसा करते हैं, भगवान श्री राम बोलते हैं हम उन्हें। तो यही होता है कि भाई एथिकल होने का जो एडवांटेज होता है ना, कि आप पे लोग ट्रस्ट करते हैं, एंड आप पे लोग ट्रस्ट करते हैं। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, ये जो ट्रस्ट होता है ना, ट्रस्ट से इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं होता बिजनेस वर्ल्ड पे, ठीक है। सो अगर बिजनेस पे ट्रस्ट है तो कस्टमर अपने आप बनेंगे, कस्टमर अपने आप परचेज करेंगे, बाद में चीज़ महंगी भी हो जाएगी, स्टिल ब्रांड लॉयलिटी की वजह से कस्टमर आपसे जुड़ा रहेगा, वो कस्टमर आपको छोड़ के कभी नहीं भागेगा। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू ऑलवेज बी एथिकल इन बिजनेस। नाउ एथिकल बिजनेस में होना, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बस कस्टमर को हाई क्वालिटी दो रीजनेबल प्राइस पे, बल्कि आपके जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, आप सबके साथ एथिकली काम करते रहो, सबका भला करते रहो। एंड बच्चों, प्रैक्टिकली ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है कि एक व्यक्ति हमेशा सबका भला करता रहे, जितने भी लोग साथ में हैं। कभी ना कभी एक का भला करने के चक्कर में दूसरे का नुकसान होगा ही होगा। तो जब मेरे पास ऐसे डिसीजन आ जाते हैं जहाँ पे मेरे को एक स्टेक होल्डर के लिए सोचूं तो दूसरे का नुकसान, दूसरे के लिए सोचूं तो पहले का नुकसान, इसी को बोलते हैं बिजनेस का एथिकल डिलेमा। अभी हमने प्रोफेशनल एथिकल डिलेमा पढ़ा था, नाउ बिजनेस एथिकल डिलेमा। बिजनेस का एथिकल डिलेमा क्या होता है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि भाई एक जो मेरा कस्टमर है उसका फ़ायदा हो जाए या पब्लिक का फ़ायदा हो जाए, लेकिन पब्लिक का फ़ायदा सोचता हूँ तो जो शेयर होल्डर है, जो इन्वेस्टर है, उसका नुकसान हो जाता है। इसका मैं आपको एक केस लॉ देता हूँ, केस लॉ से आपको अच्छे से समझ आएगा कि एक कंपनी है बच्चों, फार्मास्यूटिकल कंपनी, जो कि एक मेडिसिन पे रिसर्च कर रही है, और रिसर्च करते करते उन्होंने एक ऐसी मेडिसिन पे रिसर्च कर लिया है, अब वो मेडिसिन डेवलपमेंट फेज में आएगी। रिसर्च के बाद डेवलपमेंट होता है, इसीलिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट बोला जाता है। तो जब रिसर्च कर रहे थे, उन्होंने एक ऐसी दवाई बनाई जो दवाई ना एक ऐसी बीमारी को क्योर कर देती है जो बीमारी जानलेवा है, मतलब बंदे की जान लेके ही रहेगी, ऐसी चीज़ की दवाई बना दी। पर दिक्कत ये है कि अगर ये दवाई बना के बेचना चाहे ना, तो ये जो दवाई है इसको बनाने में बहुत सारा फंड लगेंगे, बहुत सारे पैसे लगेंगे। अब पैसे चाहिए होंगे तो शेयर होल्डर्स देंगे, आप शेयर इशू कर दो, पैसे आ जाएंगे आपके पास, फंड्स आ गए। अब फंड्स से आपने यूज़ करके दवाइयाँ बना भी ली, लेकिन ये बीमारियाँ रेयर ऑफ रेयरेस्ट है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर है, मतलब कि ये बहुत कम लोगों को होती है, ये हर 1000 इंसानों में एक बंदे को होती है। अब जैसे सर्दी, खांसी, जुकाम में बच्चों, ये तो ऑलमोस्ट हर एक व्यक्ति को होता है, लेकिन कुछ ऐसी बीमारियाँ होती है जो बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर होती है, कि बहुत ही ज़्यादा कम मिलती हैं हमें। तो ऐसी किसी बीमारी की दवाई अगर उस कंपनी ने बनाई थी, तो कंपनी का नुकसान क्या होगा कि भाई उसने एक प्रोडक्ट तो बना दिया, बस उस प्रोडक्ट का कस्टमर उसे नहीं मिलेगा, कस्टमर के लिए उसे बहुत सर्च करना पड़ेगा, एंड नंबर ऑफ कस्टमर्स भी उसके कम होंगे। अब नंबर ऑफ कस्टमर्स कम होंगे तो स्टार्टिंग में ढेर सारा पैसा लगाया गया उसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो वो कॉस्ट कहाँ से कवर होगी? प्रोडक्ट को सेल करके। अब एक तो आपको कस्टमर नहीं मिल रहा,
और दूसरा कस्टमर मिलेगा तो आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट इतनी हाई होगी कि वो प्रोडक्ट की कॉस्ट सुन के ही मर जाएगा, वो कहेगा ही नहीं मुझे खरीदनी है। खैर डिपेंड करता है, वो खरीद भी सकता है। बट एथिकल डिलेमा अब आपके पास ये आया, पहला आप सोचते हो कि भाई ये दवाई बहुत अच्छी है, इससे हम कितने लोगों की जान बचा सकते हैं, तो हम इसको बना लेते हैं और बना के बेचते हैं। अब आपने तो सोच लिया बना के बेचते हैं, लेकिन क्या ये नॉर्मल प्रोडक्ट की तरह सेल होगी? आंसर इज नो, इसकी सेल बहुत कम होगी। एंड आपने एक तो कस्टमर, नंबर ऑफ कस्टमर कम है, पहला कस्टमर कहाँ है ये भी नहीं पता। तीसरा नेक्स्ट पॉइंट इज कि कस्टमर आपको उतना पैसा पे भी करेगा या नहीं करेगा। अगर ये बीमारी गरीब लोगों वाली हुई, कुछ बीमारी ऐसी होती हैं जो कि सैनिटरी कंडीशंस की वजह से होती है या प्रॉपर न्यूट्रिशन की वजह से, ना लेने की वजह से होती है, जो कि ऑफ कोर्स गरीब लोगों के बीच में पाई जाती हैं, तो ऐसी बीमारी हुई तो हाई कॉस्ट प्रोडक्ट कभी गरीब खरीदेगा ही नहीं। तो अब एथिकल डिलेमा ये आया कि या तो आप इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, उसके फेवर में सोचो, या फिर आप सोचो कस्टमर के फेवर से या पब्लिक के फेवर से। अगर आप सोचते हो नहीं हम तो पब्लिक के लिए करना है, लगने दो कॉस्ट, जाएंगे हम लॉस में चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्या इन्वेस्टर मान जाएगा इसके लिए? इन्वेस्टर माने ना माने, आप मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना आप क्या डिसीजन लोगे। वहीं दूसरा है कि आप कहते हो भाई हम तो इन्वेस्टर के साथ हैं, हम कोई पैसा नहीं लगा रहे क्योंकि फ्यूचर में इसकी सेल होनी नहीं है, तो फिर आपने किसके साथ गलत कर दिया? पब्लिक में शायद आप कुछ लोगों की जान बचा सकते थे। आप अगर होते तो आप क्या डिसीजन लेते? लॉस में आना प्रेफर करते या फिर पैसा बचाना इन्वेस्टर का? अगर आप खुद मैनेजमेंट में होते, बच्चों खुद सोचो आप क्या करते। अगर मैं होता, मैं पर्सनली बता रहा हूँ, तो मैं तो इन्वेस्टर का पैसा बचाता, उसको किसी और काम में लगा के और पैसे कमाते, और जो लोग उस बीमारी से ग्रसित थे, देखो आज नहीं तो कल सभी को मरना है, उसमें कोई नई बात तो है नहीं। तो यही सोच के मैं एथिकली ऐसे सोचता हूँ। आप शायद उल्टा सोचें, आप कहें कि सर नहीं पैसे लगने दो लेकिन जान बचाओ कुछ लोगों की, जितनों की बस्ती है। अब मेरे डिसीजन पे मैं भी गलत नहीं हूँ, आपके डिसीजन पे आप भी गलत नहीं हो। सो जब एथिकल डिलेमा होगा, पर्सन जो भी डिसीजन लेगा वो डिसीजन सही माना जाएगा। क्यों? क्योंकि एथिक्स जो होते हैं वो पर्सनल नेचर के होते हैं, और पर्सनल नेचर के लिए कोई चीज़ मेरे लिए सही है तो ज़रूरी नहीं है वो आपके लिए सही होगी, ना ही मुझे ये बात प्रूव करने की ज़रूरत है कि भाई ये चीज़ सही है। दैट इज़ एथिक्स। ठीक है, तो हमने एथिक्स के टाइप्स पढ़ लिए, नॉर्मल एथिक्स भी पढ़ लिया, प्रोफेशनल एथिक्स भी पढ़ लिया, एंड बिजनेस एथिक्स भी पढ़ लिया। एंड अब आ जाते हैं हम सबसे लास्ट टॉपिक पे, नीड ऑफ बिजनेस एथिक्स, कि क्यों बिजनेस एथिक्स की ज़रूरत पड़ती है एक बिजनेस को। तो भाई एक सिंपल सी बात है, बिजनेस जितना ज़्यादा एथिकली होगा उतना ज़्यादा बिजनेस को फ्यूचर में एडवांटेजेस मिलेंगे ही मिलेंगे, एंड बहुत लंबे टाइम के लिए अच्छे प्रॉफिट्स भी कमाएगा, और लॉन्ग टर्म सर्वाइवल भी होगा बिजनेस का, लॉन्ग टर्म सर्वाइवल भी होगा बिजनेस का। अब पढ़ते हैं बच्चों नीड ऑफ बिजनेस एथिक्स में। सबसे पहले कहते हैं स्टॉप बिजनेस माल प्रैक्टिसेस। नाउ सबसे पहले वर्ड होता है माल। माल मतलब जिसमें भी आ जाए ना, इसका मतलब होता है बेकार तरीके से। प्रैक्टिस मतलब होता है कुछ काम करना, सो बेकार तरीके से कुछ काम करना, एंड बिजनेस माल प्रैक्टिस मतलब बेकार तरीके से बिजनेस करना। इस ऐसे तरीके से बिजनेस करना जिसे हम अनएथिकल कह सकते हैं। लाइक आपने सुना होगा बच्चों ऐसे कि कुछ लोग क्या करते हैं ना, जैसे चावल बेच रहे हैं तो चावल में जानबूझ के कंकड़ डाल देते हैं ताकि उसका वेट जो हो ना, वेट बढ़ जाए और कम चावल लगे। कुछ लोग ऐसी पेट्रोल पंप पे, आपने सुना होगा पेट्रोल पंप में कुछ अलग एक लिक्विड बना देते हैं जिसमें वो आपको देते तो सिर्फ 900 ml है, 900 ml आपको पेट्रोल मिलता है, लेकिन वो काउंट होता है 1 लीटर के जितना, मतलब 1000 ml के जितना। तो इसमें 100 ml पर लीटर पे वो पेट्रोल पंप एक्स्ट्रा कमा रहा है। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट तो दे नहीं रहा, उसकी जगह कुछ फर्जी चीज़ें दे रहा है। सिमिलरली आपको एक ये प्रैक्टिकल कहानी बताता हूँ। हमारे यहाँ पे एक जगह है मेवात करके, तो यहाँ पे लोगों के पास बहुत ज़्यादा गाय भैंसें हैं। तो ये लोगों ने क्या किया था, किसानों ने, इन्होंने कहा कि हम पनीर बनाएंगे। अब गाय या भैंस का, स्पेशली भैंस का जो दूध होता है वो गाढ़ा होता है, उससे जो पनीर बनता है वो हाई क्वालिटी, डिलीशियस और बहुत अच्छा पनीर बनता है, हाई क्वालिटी पनीर। तो इन्होंने, ढेर सारे किसानों ने मिलकर अपनी डेयरीज बनाई एंड यहाँ से पनीर बनाना शुरू किया। एंड पूरे मेवात से NCR ले लो या फिर दिल्ली ले लो, काफ़ी सारी जगह पनीर जाता है और ये पनीर बहुत अच्छा होता है। लेकिन अब जब तक ये अच्छे से बिजनेस कर रहे थे, सारा का सारा एक्चुअल दूध से बना रहे थे, तब तक ठीक था। अब क्या हुआ कि अब इनकी डिमांड बढ़ने लगी। एथिकली बिजनेस करोगे ना, तो मेरे को पता है मेरी 100 डिमांड है ना,
मैं 100 को पूरी करूँगा। अगर वो 200 हो गई ना, मैं 200 का लालच ना करके अपने 100 यूनिट्स को ही ठीक से करता रहूँगा। लेकिन यहाँ इन लोगों ने क्या लालच किया कि भाई अब भैंसे तो इतनी जल्दी ये मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो ये क्या करते हैं, पाउडर वाला दूध खरीद रहे हैं। तो काफ़ी सारे कस्टमर्स की डिमांड कैसे पूरी कर रहे हैं, उन्हें नॉर्मल दूध का, जो भैंस के दूध का पनीर होता है उसकी जगह क्या कर रहे हैं, पाउडर का दूध लाते हैं और उससे पनीर बनाते हैं। ऑफ कोर्स जो क्वालिटी होगी वो ज़मीन आसमान का चेंज होगा, या फिर दोनों दूध को मिक्स कर दिया, अगेन क्वालिटी में कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस हो गई होगा। सो इस तरीके से बिजनेस ने क्या किया, माल प्रैक्टिस करी। ये तो तब भी छोड़ो, दूध का ही पनीर बन रहा है। यहाँ तो बच्चों ऐसे ऐसे केसेस होते हैं ना, पता नहीं किस किस चीज़ से, साबुन से दूध बना के बेचा जाता है, घी, जितने भी कहते हैं हम माल प्रैक्टिसेस में कि आप मिलावट कर रहे हो, और मिलावट भी इतनी हाई लेवल की होती है, इतनी हाई लेवल की होती है कि आप सोच नहीं सकते। तो यही कहा है कि भाई अगर एथिकली बिजनेस होगा तो बिजनेस में माल प्रैक्टिस होगी ही नहीं, कभी कुछ गलत होगा ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास इम्प्रूव कस्टमर्स कॉन्फिडेंस। यही बात मैंने आपको समझाई थी बच्चों कि बिजनेस अगर एथिकली काम करेगा तो कस्टमर का ट्रस्ट बना रहेगा, और जहां कस्टमर का ट्रस्ट है वो बिजनेस फॉर श्योर आगे जाके मल्टीप्लाई करेगा ही करेगा, एक्सेल करेगा ही करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, सर्वाइवल ऑफ बिजनेस। अगेन ये भी बात हमने कर लिया कि भाई बिजनेस लॉन्ग टर्म के लिए चलेगा, लॉन्ग टर्म के लिए सर्वाइव करेगा। टाटा उसका एग्जाम्पल बता दिया था। ठीक है, सेफ गार्डिंग कस्टमर्स राइट, कि भाई हम कभी भी कुछ ऐसा नहीं करेंगे जिससे में कस्टमर का राइट खराब हो। सिंपल सी बात है, अगर आप एथिकली काम कर रहे हो तो कस्टमर तो छोड़ो, आप जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, वेदर दे आर योर एम्प्लॉइज और देयर डायरेक्टर्स और देयर इन्वेस्टर्स और देयर क्रेडिटर्स, हम किसी का भी अहित नहीं करेंगे, किसी के भी साथ गलत नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, ओके। नेक्स्ट आता है प्रोटेक्टिंग एम्प्लॉइज एंड शेयर होल्डर्स। वही बात आ गई कि सिर्फ और सिर्फ कस्टमर्स को नहीं सेव करना, इन्वेस्टर्स एंड शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉइज, सबको सेव करना है। एंड नेक्स्ट आता है हमारे पास डेवलप्स गुड रिलेशन। तो वही है, सबके साथ एथिकली काम करोगे, सबके साथ बना के रहोगे, सबके साथ अच्छे रहोगे, तो वो आपकी पूरी इंडस्ट्री में अच्छे रिलेशन बनेंगे। अब इंडस्ट्री में अच्छे रिलेशन चाहे एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का हो, एम्प्लॉयर कस्टमर का हो, पब्लिक एम्प्लॉयर का हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रिलेशन सबके साथ ही हमारे बहुत अच्छे बनेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है क्रिएशन ऑफ गुड इमेज। वही कहा था, ब्रांड बनता है और फिर ब्रांड लॉयलिटी आ जाती है हमारे जितने भी कस्टमर्स होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज स्मूथ फंक्शनिंग, कि हमेशा आराम से बिजनेस चलता रहता है। क्यों? क्योंकि बिजनेस आराम से तब नहीं चलेगा बच्चों जब आप कोई लीगल कंप्लायंस में कुछ छेड़छाड़ कर रहे हो, कुछ लीगली आपको करना था आपने नहीं किया। सो अगर एथिकली बिजनेस कर रहा है तो वो लीगली भी हर चीज़ को प्रॉपरली फॉलो कर रहा होगा। सो ऑटोमेटिकली बिजनेस स्मूथली चलेगा, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ लेबर, मतलब आप अपने लेबर पे भी उतना ही फोकस करोगे। वंस अगेन ये वही बात आ गई बच्चों, एम्प्लॉयज़, शेयर होल्डर, कस्टमर एंड लेबर, इन सब के लिए अच्छा। उसके बाद कहता है अगर आप एथिकली बिजनेस कर रहे हो ना तो एक हेल्दी कंपटीशन होता है। हेल्दी कंपटीशन का एक प्रैक्टिकल मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। अभी कुछ टाइम पहले यही जो 2020 के एग्ज़ाम हुए थे, जो कि आई थिंक जनवरी 2021 में हुए हैं, ये वाले एग्ज़ाम जो ऑनलाइन होम बेस्ड हुए थे, इसमें बहुत सारे बच्चों ने, मेरे को तो लगता है 90% अबव जो होम बेस्ड बच्चे जो घर पे बैठ के पेपर दे रहे थे, कुछ ने तो सेंटर्स में भी चीटिंग करी थी, लेकिन होम बेस्ड वालों में 90% के करीब बच्चों ने चीटिंग करी है। चाहे 1 मार्क का किया हो, चाहे पूरे 100 मार्क का किया हो, बट चीटिंग करी है। अब सोचना बच्चों, अगर यही होम बेस्ड में एथिकली पेपर देते, कोई चीटिंग नहीं करते, कोई माल प्रैक्टिस नहीं करते, तो सारे के सारे बच्चों का हेल्दी कंपटीशन होता। लेकिन जो बच्चा बैठा हुआ है एग्ज़ाम देने के लिए सेंटर पे, वो बच्चा सारी मेहनत अपना दिमाग लगा के जितना उसे आता है उतना कर रहा है। वहीं दूसरा बच्चा जो होम बेस्ड लेके बैठा है, वो नीचे किताब रखा है, सामने फ़ोन रखा है और फ़ोन को देखते हुए आंसर कर रहा है। अब मार्क्स जितने भी आए बात अलग है, लेकिन क्या हेल्दी कंपटीशन हुआ यहाँ पे? बिल्कुल हेल्दी नहीं है। एक के पास सारे के सारे रिसोर्सेज हैं, उसने दूसरी हेल्प ली है। एग्ज़ाम का मतलब होता है आपको जितना आता है वो, उसने तो किताब भी खोली है, फ़ोन भी खोला है, एक दूसरे से पूछा है, और उसके बाद हमारा इंस्टीट्यूट कह रहा है नहीं सबकी वीडियो रिकॉर्ड हुई है और सबका ये हुआ है, हमने बड़े स्टैंडर्ड पे किया है। कुछ नहीं किया हुआ, सब फेंकने वाली बातें हैं। खैर, अगर किया होता ना तो आज तक रिजल्ट भी आ जाता। ये पोस्टपोन किए जा रहे हैं। खैर, मैं अपने टॉपिक से बाहर निकल रहा हूँ। अगेन कमिंग बैक टू द टॉपिक कि भाई
अगर आप बिजनेस को सिंसियरली करोगे, एथिकली करोगे, तो आपके बिजनेस में हमेशा हेल्दी कंपटीशन बना रहेगा अदर कॉम्पिटिटर्स के साथ। क्यों? क्योंकि कंपटीशन खराब कब होगा? जब आप कोई माल प्रैक्टिस करोगे। जैसे आप क्या करते हो कि कभी आपने देखा कि भैया मेरा जो कॉम्पिटिटर है उसका सामान जा रहा है, तो उसके सामान में आपने ढेर सारी मिलावट कर दी। अब मिलावट कर दी तो ऑटोमेटिकली उसके प्रोडक्ट की क्वालिटी ख़राब हो गई और आपका प्रोडक्ट अपने आप ज़्यादा सेल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास रीजंस होते हैं कि ये सारे के सारे वो रीजंस हैं जिसके लिए हम बोलते हैं कि भाई बिजनेस में एथिकल होना बहुत ज़रूरी है। बिजनेस में एथिकल हुए तो फॉर श्योर लॉन्ग टर्म आपका बिजनेस चलेगा ही चलेगा। ठीक है, सो फाउंडेशन के लिए तो बस एथिक्स में इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ऑफ कोर्स बाद में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे एंड इंटर एंड फाइनल के लिए अभी और पढ़ना है। ठीक है बच्चों, बाय बाय।